हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एएमपीसी पे, जहां पे हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे। ओके बच्चों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में क्या जाना, एक बार देखते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर क्या होते हैं? कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करते हैं, इसीलिए हमारी टैगलाइन भी स्टोरिंग द चार्जेस थी। ओके बच्चों, तो कैपेसिटर की बात करी जाए तो कैपेसिटर दो तरीके के होते हैं। एक हो गया आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब सिर्फ एक मटेरियल ही होगा, ठीक, जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था आइसोलेटेड स्फीयर। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर वो कैटेगरी हुई या वो चीज हुई जो कुछ भी ऑब्जेक्ट दुनिया का एक चार्ज अपने ऊपर रखे। जैसे मान लो आप लोग अपने कमरे में बैठे हुए हो, तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखो। अगर आप अलमीरा को देखते हो अपने कमरे में बैठ करके, तो अलमीरा क्या है बच्चों? अलमीरा आइसोलेटेड कैपेसिटर है, क्योंकि उसके ऊपर नहीं भी तो कुछ चार्ज तो दिया जा सकता है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि हमें चार्जेस अगर हम लोग फील कर सके तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप लोग ऐसे मानो बच्चों कि हमारे घर में जो पर्दे होते हैं, कई बार उन पर्दों के पास अगर हम हाथ लेकर के जाते हैं तो जो हाथ के बाल हैं वो पर्दे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट? तो जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, तो वैसा सही है कुछ। तो फिलहाल मैं अगर ये कहूं कि हमारे घरों के जो पर्दे हुए वो भी हमारे कैपेसिटर है और उन पर्दों के ऊपर भी चार्ज स्टोर होता है, तो उसको मैं आइसोलेटेड कैपेसिटर कह सकता हूं। इस पेन के ऊपर भी मैं चार्ज स्टोर कर सकता हूं, लेकिन इसकी एक लिमिट होगी, एक लिमिट से ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, है ना? तो हमने ये पढ़ा था, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो बच्चों आइसोलेटेड था और पेयर्ड था। फिर पेयर्ड में हम लोगों ने तीन कैटेगरी पढ़ी थी, जिसमें मैंने बोला कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों आज की हमारी हेडिंग है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान रखना, हम लोग पेयर्ड कैपेसिटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे दो टाइप के चार्जेस और पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाता है, तो चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा। पेयर्ड कैपेसिटर में होता क्या है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू। मैं इसको एक बार लिख देता हूं। अगर हमारे पास दो चार्जेस होंगे लेट अस से पेयर्ड में, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। सो व्हाट इज अ चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर? तो बच्चों आप लोग डायपोल की तरह ये नहीं बोलोगे कि सर टोटल चार्ज जो है हमारा वो प्लस क्यू और माइनस क्यू ये होगा, तो जो कि बिल्कुल गलत है। तो व्हाट इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर? चार्ज ऑन कैपेसिटर तो वो क्यू होगा, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, ठीक? तो चार्ज ऑन कैपेसिटर ऐसे लिखा जाता है। और पेयर्ड हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी एक जगह पर कंफाइंड हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते थे। फिलहाल हेडिंग पर आते हैं। हम लोग अपने पेयर्ड कैपेसिटर में सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बच्चों तीन डेरिवेशंस हैं, और ये तीनों डेरिवेशंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक प्रैक्टिकल देखते हैं कैसा था। कल शायद आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक कैपेसिटर होगा, इसमें दो प्लेट्स हैं। तो बच्चों इन दो प्लेट्स के लिए मैंने यहाँ पर दो A4 साइज की शीट्स ली हैं। तो ये हमारी ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर में देखो एक साइड इसका प्लेन है, एक साइड ये है ग्राफ की लाइंस, और इस वाले ग्राफ पेपर में दोनों साइड ग्राफ की लाइंस हैं। तो मैं दो अलग अलग पेपर लाया हूँ, हालांकि दोनों की लेंथ ब्रेड्थ सब बराबर है। यानी अगर मैं इसको कहूँ कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया है A। इस शीट का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया भी है A। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेस्ड है, और इन दोनों के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से क्या होगा एक बार हम लोग देखते हैं, और मैं इसका 3D डायग्राम बनाने से पहले चलो एक बार 3D डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं। तो बच्चों इसकी कंसिडरेशन है, कंसिडर
कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हेडिंग डालो और यहां पर थोड़ी सी कहानी लिखो। कंसिडर टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स, consider two identical parallel plates each of area A and separated by a distance d. If plus sigma and minus sigma be the respective charge densities on the plates as shown in figure. ठीक, ओके। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, दो प्लेट्स ली हमने और एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी पे बराबर का नेगेटिव चार्ज दिया। तो बच्चों ये 3D फिगर है, या ऐसे इमेजिन करो कि मैंने ये दो प्लेट्स, ये दो हैं, ये दो प्लेट्स मैंने ऐसे रखी, हाँ, एक को पॉजिटिव दिया, एक को नेगेटिव दिया। तो यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं कि ये वाली प्लेट मेरी पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव प्लेट क्या करती है बच्चों, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ इधर और इधर निकलेंगी। हाँ, जिस डायरेक्शन में मेरा अंगूठा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और इस तरफ इधर निकलेगी। जो नेगेटिव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अंदर की तरफ और इसमें अंदर की तरफ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। दिस इज वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट है। तो ये एक प्लेट हो गई जिसका प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये दूसरी प्लेट हो गई माइनस सिग्मा। दो कंडक्टिंग प्लेट्स, इनके बीच का डिस्टेंस d, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को अगर याद होगा, आप लोगों ने अगर मेरे पुराना एक जेई का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इन दोनों प्लेट्स को ऐसे रखा था, दोनों को पॉजिटिव लिया था, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, अगर आप किसी को देखोगे, मैं थोड़ा सा एक रिकैप करवा देता हूं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि दो प्लेट्स हुई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो अब इसकी वजह से इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, ठीक है बच्चों। तो 1 की वजह से E1 और E1, यानी 1 वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ और यहां भी पॉजिटिव से बाहर की तरफ। बीच में अगर सेकंड प्लेट आ गई तो उसको आप भूल जाओ, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लेट की बना रहे हो। और बच्चों एट द सेम टाइम जब आप यहां पर नेगेटिव चार्ज के लिए लिखोगे, नेगेटिव चार्ज ये है मेरा, नेगेटिव चार्ज के लिए जब आप लोग लिखोगे तो आप लोग बोलोगे कि सर नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है, यहां पर ये डायरेक्शन हो गई और यहां पर ये डायरेक्शन हो गई। तो ग्रीन वाली जो बनाई मैंने ये E2 है। तो आउटसाइड, अब देखो पेयर्ड का फायदा मैं बता रहा हूं, प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ये भी और ये भी, क्योंकि ये इक्वल अपोजिट है। और प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐड हो जाएंगी। तो ये डायग्राम मेरा कुछ ऐसा बनेगा, देखो देख के लग रहा होगा 3D सा फिगर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई मैंने रेड कलर से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्टेंट है बच्चों। अगेन मैंने कहा था कभी भी किसी की कैपेसिटी निकालनी हो तो हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दूसरा पोटेंशियल निकालना और तीसरा Q/V करके C निकालते हैं। अब मैं यहां पर यही कहना चाह रहा था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इसके केस में ज्यादा आसान है, क्योंकि गॉस लॉ से, इसके लिए हमने पढ़ा था कि बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी बच्चों। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट is E equals to E of one plate sigma upon 2 epsilon naught, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन बिटवीन और द रीजन इन बिटवीन, सो द रीजन between the
two plates have direction of electric field or have the same direction of electric field, have same direction of electric field, which is therefore electric field comes out to be sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. मतलब क्या हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से इधर थी, इस नेगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन में थी. सो इन बिटवीन द प्लेट्स दे हैव सेम डायरेक्शन, व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. ये आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देखो कैसे 2 एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आया, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट की मिलाकर के. एंड आउटसाइड द प्लेट्स एंड इन द रीजन ऑफ outside the plates electric field is 0 because of opposite direction. बच्चों इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसीलिए सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसको आपने दो बार जोड़ा, एक बार इसकी वजह से एक बार इसकी वजह से. दो प्लेट्स थी, बीच में ये रेड कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हुई. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है बच्चों? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो स्टोर होगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग लिखेंगे, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू E इंटू डी. दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से d डिस्टेंस तक है. तो बच्चों पोटेंशियल आ गया मेरा E which is sigma upon epsilon naught into d. We know that, यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू d, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा, जहां पे सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये आपने स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन में लिखा होगा. सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी डेफिनेशन Q अपॉन A है. Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया. तो मैं जरा ये लिख दूं, V इक्वल्स टू Q अपॉन A. दूसरा स्टेप आ गया, पोटेंशियल आ गया. तीसरे स्टेप में Q अपॉन V का रेशियो चाहिए. तो बच्चों इसी लाइन में लिख दो V अपॉन Q बराबर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, according to principle of capacitor, C equals to Q upon V, which is epsilon naught A upon D. समझ में आई बात? तो Q क्या हो जाएगा बच्चों? epsilon naught A upon D. यानी किसी की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है नहीं बता पाते. epsilon naught यानी उसका मीडियम, यानी अगर मैं इसका मीडियम बदल दूं तो कैपेसिटी बदल जाएगी. एरिया मतलब मैंने कहा कि सर हम लोग ना दो प्लेट्स यूज कर रहे थे, एक प्लेट पॉजिटिव वाली, एक प्लेट नेगेटिव वाली, है ना. तो ये दोनों का एरिया, ये एरिया हुआ. और अगर मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐसे कर दिया, देखो ये और ये दोनों का एरिया मैंने हाफ कर दिया. अब बताओ इनकी कैपेसिटी क्या होगी? तो सर एरिया हमने आधा कर दिया तो कैपेसिटी आधी हो जाएगी. आगे इन दोनों के बीच का डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस को डबल कर दिया. अगर सर डी डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? कैपेसिटी फिर से आधी हो जाएगी, है ना. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. ठीक है, तो ये है फैक्टर्स जिनके ऊपर कैपेसिटर डिपेंड करता है. और ये दो प्लेट्स कहीं ना कहीं 3D डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से डिपेक्ट होता है. तो आप बच्चे इनको बनाओ. ठीक है, इसके आगे जरा मैं थोड़ी सी और दो लाइनें लिख दूं कि इफ it is filled by, it is completely filled by dielectric, तो in case of a medium, वो हम बाद में लिखते हैं. चलो, in case of a medium, जैसे मान लो कि इसके बीच में हमने पूरे मीडियम में एयर की जगह पर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हो जाती है. ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो बच्चों यहाँ हमारी डेरिवेशन हुई फ्रॉम हियर टू दिस. इसको आप लोग नोट करो.
ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, हमारी अगली हेड है कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ capacity of a parallel plate capacitor with a dielectric slab in it। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको 3D में बनाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों मेरी पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हो गया D, तो मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हो गया D, ठीक है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हो गया D। अब इनके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टिंग, तो ये डस्टर जो है इसको मैं नॉन कंडक्टर की तरह गिन रहा हूं, तो इसको मैंने बीच में रख दिया। तो अगर मैंने इसको बीच में रख दिया तो अब इस कंडक्टर का होगा क्या, सॉरी इस डाइलेक्ट्रिक का होगा क्या, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और तुम बीच में एक मटेरियल रख दो, तो इस मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, मतलब बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव मैंने यहां पर बनाया, तो ये 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, इस पे 1 2 3 4 इस तरीके से नेगेटिव होता है। तो बच्चों ये सारे के सारे एटम न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है ना, मैं कह रहा हूं जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तब तो ऐसा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से डायपोल बन जाएंगे। इस मेथड को कहते हैं बच्चों पोलराइजेशन। तो ये ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, तो 1 2 3 4 प्लस, तो इस तरीके से ये जो हमारा न्यूट्रल था डाइलेक्ट्रिक, तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, तो ध्रुवीकरण मतलब दो अपोजिट तरीके के ध्रुव होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक, तो एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, तो उन दोनों को एक साथ कर देना, सारे नेगेटिव को एक तरफ कर दो, सारे पॉजिटिव को दूसरी तरफ कर दो, पोलराइजेशन हो गया, है ना। सब एक तरफ के जैसे चार्जेस एक तरफ हो गए, तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन। ओके बच्चों, तो यहां से अगर मैं कहूं कि ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, तो इसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, तो इसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है, क्योंकि यहां पर फिर से दो साइड हो गई, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है, बस फर्क इतना है ये डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। आगे बात समझ में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसका डायग्राम जो है, मैं 3D डायग्राम नहीं बना रहा बच्चों, आप लोग देखो यहां से, इसका डायग्राम जो है मैं 2D में बना रहा हूं। ये एक प्लेट हुई, ये दूसरी प्लेट हुई, यानी आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब आप इन दोनों प्लेट्स को थोड़ा साइड से देख रहे हो तो आपको ये ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों प्लेट्स को बिल्कुल सीधे देख रहे हो तो आपको ये सिर्फ एक लाइन दिखेगी, और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। वही कंसिडरेशंस, consider two identical plates having area A separated by distance D and having plus sigma and minus sigma be the respective surface charge density, यानी एक का प्लस सिग्मा और दूसरे का माइनस सिग्मा respective surface charge densities। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखना है। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक बार देखते हैं कि कैसे सा बनेगा। तो मैंने ये बोला कि ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ओके, ये हो गया बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। आप लोग मान सकते हो कि हमारा माइका हो गया, एक पीस ऑफ पेपर हो गया, तो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर या कार्बन का एक टुकड़ा हो गया, तो ये सारे हमारे डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। तो इस डाइलेक्ट्रिक में क्या था कि पॉजिटिव नेगेटिव पहले न्यूट्रल थे, लेकिन इसका पॉजिटिव थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसका नेगेटिव थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी बच्चों, जिसको मैं EI लिख रहा हूं,
और इस फ्री स्पेस में 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई मैंने, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ लाइन्स उतनी ही होनी चाहिए। इस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैं E नॉट मान रहा हूं। ठीक, डायग्राम आया समझ में, बीच में ये रख दिया। अब इसमें आपने को कंसिडर अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। Consider a dielectric slab of thickness T having relative permittivity epsilon r, having relative permittivity epsilon r is placed between the plates as shown in figure. Placed between the plates as shown in figure. Okay? यानी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में रख दिया जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। तो अब क्या होगा, तो हम कहेंगे therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस कितना है बच्चों इसके अंदर, डिस्टेंस है उसका d माइनस टी, यानी d माइनस टी, टोटल इन दोनों के बीच का d था, t में डाइलेक्ट्रिक आ गया तो कितना बचा d माइनस टी। तो d माइनस टी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसको मैं E नॉट लिख रहा हूं, E नॉट होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी डिराइव करा था। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, तो बच्चों इसमें मैंने लिखा डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस को मेरे को टी लिख लेना चाहिए, मेरे को थिकनेस लिख लेना चाहिए, तो टी क्या हो गई, थिकनेस। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई आई, ये होगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो बच्चों अगेन हमारी हेडिंग क्या है, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी किसकी, पैरेलल प्लेट की विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इट। तो कैपेसिटी के 3 मेथड मैंने बताए थे। मेथड नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मेथड नंबर 2 पोटेंशियल निकालो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस प्लस जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां से लिखूं कि व्हाट इज अवर पोटेंशियल, तो अगर मैं यहां से लिखूं कि देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द प्लेट्स इज V बराबर EO, EO कितने डिस्टेंस पर है, D माइनस टी, समझे बच्चों। और EI कितने पे है, EI कितने पर है, T पे। तो इस लाइन को लिखो, ये आया पोटेंशियल, EO और EI की वैल्यू इन इक्वेशन से पुट करना। तो बच्चों यहां से मेरा V आया, EO इज सिग्मा D माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और EI है सिग्मा T अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं अगली लाइन में सिग्मा को Q अपॉन A लिख रहा हूं, सिग्मा Q अपॉन A। तो देखो यहां से क्या है, यहां से आ गया मेरा V बराबर सिग्मा Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा, यहां से मैं इसी लाइन पे एक काम करता हूं, मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं बच्चों। तो यहां क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये बचा। देखो D माइनस टी और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो सिग्मा को क्या लिखेंगे, Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, वेरी सिंपल, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। D माइनस टी प्लस ये जो भी ब्रैकेट में लिखा है उस ब्रैकेट को एज इट इज मैं यहां लिख देता हूं, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके बच्चों, तो Q अपॉन V, तो फिलहाल D अपॉन Q लिखा जाएगा, जो कि आएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर होल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ठीक, तो यहां से अब जो वैल्यूज आई आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, सेम हमारी वही लाइन जैसा हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये जरा सेपरेट कर देते हैं। तो बच्चों इसके बाद अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, C बराबर Q अपॉन V। हाँ, तो Q अपॉन V यहां से मैं पुट करूंगा, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, यह आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये कैपेसिटी है बच्चों। सबके स्कूल के एग्जाम में ये वाली डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो यहां तक हम लोगों को करनी होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें पोलराइजेशन समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो क्या करती है, फोर्स लगाती है, फोर्स की वजह से पॉजिटिव एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर से अगर पॉजिटिव नेगेटिव शिफ्ट हो गए तो अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। डायरेक्शन हमने अकॉर्डिंगली देखी यहां पर। तो यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। ठीक है बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पोटेंशियल निकालने के लिए यूज करा, और C तो Q अपॉन V होता ही है। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यहां तक आप लोग नोट करो इस बॉक्स तक। इसके बाद एक स्पेशल केस करते हैं। ओके बच्चों, स्पेशल केस, तो इसका एक बार केस देखते हैं। स्पेशल केस, केस क्या कहते हैं इसका? स्पेशल केस ये है कि मान लो ये जो T थिकनेस है बढ़ा करके मैं पूरी कर दूं, बढ़ा करके मैं पूरी ही कर दूं। तो लाइक स्पेशल केस है, अगर T इक्वल्स टू D हो जाए तो क्या होगा? तो कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B माइनस T इक्वल्स टू क्या बोला मैंने बच्चों, B प्लस B अपॉन एप्सिलॉन R। तो D खत्म, एप्सिलॉन R गया ऊपर, तो आंसर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। तो कैपेसिटी कितनी आई? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन B। ये होगा अगर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो। इससे क्या समझ में आ रहा है कि कैपेसिटी उतने टाइम्स बढ़ गई। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटर ऐसे दिखता था बच्चों, तो इस टाइम पर कैपेसिटी क्या हुई? तो कैपेसिटर विद अ मीडियम, जब मीडियम डालेंगे तो वो एप्सिलॉन R इनटू कैपेसिटर ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो फ्री स्पेस की कैपेसिटी कितनी बच्चों? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पुरानी वाली डेरिवेशन आप लोग समझ रहे हो। C नॉट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पुरानी वाली डेरिवेशन। तो C होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। Cm जो है मीडियम, मीडियम रखने पे कैपेसिटी एप्सिलॉन R टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से फायदा होता है, कैपेसिटी उतने गुना बढ़ जाती है। यहां तक आई बात समझ में? यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस पूछा भी जाता है कई बार। इस केस में कुछ दूसरे केस लगा देते हैं। व्हाट विल हैपन इफ T इक्वल्स टू D/2? बताओ क्या होगा बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे। T की जगह D/2 आप लोग पुट करोगे और आप लोग उसके बाद आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके के ऐसे बहुत सारे आसान सवाल बनते हैं, और इन्हीं आसान सवालों को करते करते आप लोग सीखोगे और आपको पता चलेगा कि अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल होते किस तरीके से। ठीक है, जो भी हमारे नीट या जेईई लेवल के क्वेश्चन हुए, तो उनसे पहले हमें इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में फैमिलियर या थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना होगा। हमें समझना होगा कि कैपेसिटर ये है, ऐसे है, कि कभी भी अगर मैं कैपेसिटर बोलूं तो दिमाग में इसको जरूर लाया करो, ये हमारा कंडेंसर है और ये हमारे पंखे में होता है। अच्छा, मैंने पुरानी क्लास में भी ये लिखाया था बच्चों। तो एक बात बताओ ईमानदारी से, आप में से कितने लोगों ने इस चीज को ढूंढने के लिए या तो दुकान पे गए या तो अपने घर के पंखों में देखा? ठीक है, अपनी तरफ से ईमानदारी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने देखा तो इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हो, और ये टॉपिक अगर समझ में आए चाहे ना आए, मैं उन बच्चों को पढ़ाने में बहुत सफल मानता हूं जो बच्चे कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसको लेकर के कोशिश जरूर करो, आप लोग जरूर सफल होंगे। तो अगली हेडिंग की बात करते हैं। अगली हेडिंग थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, तो मैं जरा इंपॉर्टेंट हटा देता हूं, और बच्चों इसको आप एक बार समझ लो, बाद में नोट कर लेना। ओके, तो हेडिंग में एक छोटा सा बदलाव, फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अब की बार जो आपने रखा वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा, अब की बार आपने रखा
कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब मतलब मेटल का टुकड़ा। जैसे आप मानो कि दो प्लेट्स थी, ठीक है, उन दोनों प्लेट्स के बीच में आपने ये रख दिया, तो ये मेटल है। तो मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल ना पूरा का पूरा पोलराइज हो जाएगा, मतलब सारे नेगेटिव एक तरफ, सारे पॉजिटिव एक तरफ, ये सारा नेगेटिव पॉजिटिव इसकी सरफेस पर आ जाएगा। सो व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड, बच्चों कंसीडरेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, मैं कंसीडरेशन रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, बस इधर ध्यान दो, इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान देना, कि वो सरफेस पर आएगा। तो इसके अंदर EI 0 होता है। एक आसान तरीका बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मतलब कितने फ्री चार्जेस को होल्ड कर सकता है, या एबिलिटी टू स्टोर या अलाउ चार्ज। तो ये एप्सिलॉन आर मेटल के अंदर कितने होंगे, अगर मैं 1 मोल की भी बात करूं ना, 1 मोल मतलब अगर ये आयरन का होता, हालांकि ये स्टील का है, स्टील है ये, तो अगर मान लो एक आयरन का टुकड़ा होता और वो 56 ग्राम होता, 56 ग्राम, तो उसके अंदर 1 मोल होते। एक आयरन में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मानो, तो एवोगैड्रो नंबर इंटू 2, इतने सारे चार्जेस मिल रहे हैं, बहुत सारे चार्जेस। तो इसका मतलब इसका एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट में मान सकता हूं। तो बच्चों कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन आर इंफिनिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि सारे चार्ज सरफेस पर आ जाते हैं। सिंपल, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो बच्चों से वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में कितनी है, इतनी। इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक के शब्द को हटाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी है, कंडक्टर के अंदर कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है 0। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की डेरिवेशन देखी जाए, तो बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, E नॉट इंटू डी माइनस टी। E नॉट की जगह सिग्मा डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 थी, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर 0 थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे T से, इससे मल्टीप्लाई कर दो यार, 0 इंटू T विल बी दिस। तो बच्चों अगली लाइन में सिग्मा को मैं लिखूंगा Q अपॉन A, और ब्रैकेट में इतनी टर्म रहेगी, बाकी नहीं। तो अकॉर्डिंगली जरा मैं चीजें बदल दूं। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हो बच्चों, D माइनस टी हो गया, तो Q गया नीचे, तो D माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर Q अपॉन V C होता है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। हालांकि कैपेसिटी इसके केस में भी बढ़ रही है, क्योंकि मेटल्स की कैपेसिटी तो इनफाइनाइट हो जाएगी ना, फ्री चार्जेस कितने हैं उसके ऊपर, ठीक। तो आ रही बात समझ में। और दूसरा, जितना ज्यादा चार्ज आप उसको स्टोर करवाना चाहते हो, तो उतनी ज्यादा उसको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ तक ये हुआ। इसमें D इक्वल्स टू T का कोई केस नहीं बनता, बिकॉज ऐसे में तो फिर हम यही बोलेंगे कि यहाँ से कैपेसिटी इंफिनिटी हो जाएगी, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारी तीसरी डेरिवेशन थी, जिसमें मैं आप लोगों को बोल रहा था कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टिंग स्लैब इतनी होती है। समझ में आया? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी अगली डेरिवेशन की। अगली डेरिवेशन जो है जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, वैसे पूछी नहीं जाती। तो लिखते हैं बच्चों, हेडिंग है, ध्यान रखना बच्चों, आइसोलेटेड हम लोग पहले पढ़ चुके थे, आज सिर्फ पेयर्ड पढ़ेंगे, सिर्फ पेयर्ड, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आप लोगों ने अभी तक 3 डेरिवेशंस कर ली है। ओके बच्चों, अगली हेडिंग, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों अगर स्फेरिकल प्लेट की मैं बात करूं, तो लेट अस से पेयर्ड स्फीयर्स लो, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, दे आर कंसेंट्रिक। स्फीयर एक छोटा और एक बड़ा, छोटे वाले को
रेडियस ए मान लो, स्फेयर पे बच्चों पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दो, बड़े वाले स्फेयर को बी मान के 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही बनाना, 1 2 3 4 5 6, तो नेगेटिव क्यू दे। ठीक, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी देखते हैं एक बार दोबारा। बड़ा अच्छा सा है, बस ये डायग्राम ना आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अरे इस लाइन को बस आप बोलो कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा मुद्दा है फिर से कि भैया कैपेसिटी निकालनी है, सॉरी कैपेसिटी निकालनी है। तो अगर कैपेसिटी हमें निकालनी है तो कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर पोटेंशियल निकालो। अब यहां पर पोटेंशियल वेरिएबल है क्योंकि स्फीयर हो गया ना, ये यहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, यहां पर v इक्वल्स टू e इंटू डी लगा के काम नहीं चलेगा, यह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्चुअल फॉर्मूला v इक्वल्स टू e डॉट dr आप लोगों को याद होगा, जिस दिन मैंने बोला था v इक्वल्स टू e इंटू t या जो v इंटू d, तो ये चीज हमारी एग्जैक्ट सारे केसेस में नहीं लगती, बट जो हमारा एग्जैक्ट कंसेप्ट है वो है v इक्वल्स टू e डॉट dr, तो उसकी हेल्प से हमें निकालनी पड़ेगी। तो उस तरीके से हमें निकालना है। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है। तो देखते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों मैंने क्या करा, यहां पर इसके ऊपर गॉस लॉ लगाऊंगा। तो गॉस स्फीयर का रेडियस r है, तो इसकी सॉल्यूशन देखो, कंसीडरेशन वही है एज इट इज, तो इसकी सॉल्यूशन में देखते हैं क्या लिखा है। इसकी सॉल्यूशन में लिखना है कंसीडर an imaginary Gaussian surface of radius r, of radius small r। इसकी शेप कैसी है स्फीयर, तो इमेजिनरी गॉसियन स्फेरिकल कर दो बच्चों, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की हेल्प से मैं लिखूंगा E डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों मैं इसका बीच का रीजन पूरा का पूरा फ्री स्पेस मान रहा हूं, इसलिए ये लिखा। और मैंने q क्यों लिखा, बिकॉज q इनक्लोज्ड होता है, तो गॉसियन सरफेस वो जिस सरफेस से रिलेटेड मेरे को फ्लक्स निकालना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो गॉसियन सरफेस से ब्लैक डॉट हुई, तो इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चों, नेगेटिव नहीं आ रहा, तो मैं प्लस q माइनस q फिर से नहीं लिखूंगा। ये फिर से वही वाली कहानी हो गई कि कैपेसिटर का चार्ज क्यों होता है, तो ये कहानी यहां तक समझ में आई होगी आपको। अब E डॉट ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो E ds cos 0, इसको मैं लिखूंगा E ds cos 0 इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन। तो बच्चों स्फीयर का ds आप लोगों को पता है, आप लोग स्फीयर का ds, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एरिया की वैल्यू। सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई r स्क्वायर cos 0 1 हो गया, और अपॉन q अपॉन इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन। बच्चों यहां पर ये r है, ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है, ये r मेरा a से b तक वेरी करेगा। तो अगर a से b तक वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी वो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू आएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल आएगा मेरा वो भी वेरिएबल होगा। सो इन दैट केस अगर मैं कहूं कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सो फॉर स्मॉल डिस्टेंस dr, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हाँ, तो मान लो r से मैं छोटा सा, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ गया dr, तो r से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ गया dr, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो dv होगा, वो होगा E डॉट dr। एक्चुअल कंसेप्ट ये होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, dr का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, तो यहाँ पर cos 0 आ जाएगा। यहां से अगर मैं कहूं कि dv क्या है,
तो हम लोग बोलेंगे dV है पोटेंशियल ड्रॉप, सो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फेरिकल प्लेट्स कितना होगा बच्चों, होगा V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dV। कहां से कहां तक, A से B तक। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E dr cos 0 A से B तक। ऐसे तो होगा, इंटीग्रेशन क्या करते थे, dr शुरुआत हुई A से और छोटा छोटा dr 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 करते करते B पर पहुंच गए, मतलब छोटे 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 सारे डिस्टेंस ले लिए। तो वेरिएबल पोटेंशियल था जिसकी मैंने वैल्यू A से B तक की लिखी, तो एक कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों V इज E dr cos 0, cos 0 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लिखी है, ये रही, तो इसको एक बार पुट करते हैं। तो फ्रॉम हियर हमें जो आंसर मिलेगा वो है V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन A से B। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, dr अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन r, लिमिट A से B। समझ में आ रहा होगा बच्चों, माइनस के साइन को फिलहाल बाहर लेते हैं। V इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आउटर अपर लिमिट 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A। समझ में आ रहा है बच्चों, Q को नीचे ले आओ, V अपॉन Q इक्वल्स टू A माइनस B माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया बच्चों A माइनस B अपॉन ए बी। यहां तक आ रही बात समझ में। तो एक काम करते हैं, इसको अगली लाइन में Q अपॉन V करके लिख लेते हैं। Q अपॉन V कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी होल डिवाइड बाय A माइनस B में बच्चों माइनस अंदर जाएगा तो ये B माइनस A हो जाएगा। दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल of capacitor, principle of capacitor C equals to Q upon V होता है, जो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन A माइनस B आ गया। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये था स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, जो कि मुझे लगता है काफी आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो बच्चों स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर ये थे। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का वो है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो सिलेंडर में क्या होता होगा, एक बाहर का एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक और थिन रॉड होगी काइंड ऑफ, तो इसके अंदर एक पॉजिटिव की रॉड होगी और बाहर की सरफेस नेगेटिव की हो गई। तो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वेरिएबल होगी। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल और फिर इसी मेथड से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग है कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों इसका डायग्राम थोड़ा सा हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। फॉर दैट कंसिडर, जो मैं आपको कंडेंसर दिखा रहा था ना, मैं बिल्कुल वही चीज बना रहा हूं। तो इसकी कंसिडरेशन है, कंसिडर 2 cylinders of length L placed coaxially, smaller cylinder have radius A and larger cylinder have radius B। स्मॉलर सिलेंडर के ऊपर चार्ज है प्लस Q का और आउटर सिलेंडर के ऊपर चार्ज है माइनस Q का। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इसके लिए तो इसमें मैं कहूंगा कि अगर कंसीडर करें हम लोग इमेजिनरी गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, तो बच्चों सिलेंडर की लेंथ तुम्हें दे रखी है L, ठीक, और यहां से लीनियर चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर निकालना है आप लोगों को। तो यहां पर Q ना मेंशन करते हुए सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ही शो करते हैं।
और मैं लेट कर दूंगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो देखो बच्चों, यहां से ये इसकी वैल्यू है। तो इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर का रेडियस r, तो इसने पॉजिटिव वाले को इंक्लोज कर लिया, पॉजिटिव वाले को इंक्लोज कर लिया, और पॉजिटिव वाले का जो चार्ज होगा यहां पर वो लिखा जाएगा। सही ना? और फिर E डॉट डी एस बिल्कुल वैसे ही। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी उसको भी मैं रेड वाले से बनाता हूं, आप लोग ध्यान दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, ये तो मैंने 4 लाइनें बनाई हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, dr इसका ये वाला एक सरफेस ली जाएंगी सिलेंडर की। सिलेंडर की ये वाली सरफेस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं गॉस लॉ में। तो सिलेंडर की ये वाली सरफेस ली जाएगी, तो फिर से cos 0 ही आएगा इस केस में। तो बच्चों हम लोग लिख रहे हैं कंसीडर एन इमेजिनरी गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, जैसे कि ब्लैक कलर से लिख रहा है। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट डी एस विल बी, जो होगा कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है। तो बच्चों चार्ज इंक्लोज के लिए जो इसका कंसेप्ट है वो है लैम्डा इंटू एल। चार्ज इंक्लोज कर रहा है लैम्डा इंटू एल। ई डॉट डी एस फिर से ई डी एस कॉस 0 होगा, और फिर हम लोग इसकी वैल्यू लिख रहे थे। तो एक बार जरा ध्यान देते हैं, क्योंकि बदलाव तो है। ई डी एस, ठीक, ये वाला थोड़ा सा आपको लगेगा कि अजीब सा है, बट कोई नहीं, अगर आप देखोगे, अगर आपको गॉस लॉ की डेरिवेशन आती है तो आप आसानी से कर सकते हो। ई डी एस कॉस 0, तो ई डी एस सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो ई 2 पाई आर एच, एच की जगह एल, इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। तो बच्चों लेंथ कट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फॉर स्मॉल डिस्टेंस डी आर पोटेंशियल होगा डीवी, और अगर मैं कहूं टोटल पोटेंशियल कितना होगा बिटवीन द टू सिलेंड्रिकल प्लेट्स, तो सिलेंड्रिकल प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल यही होगा एग्जैक्टली। मैं ई डॉट डी आर ही लिखूंगा और ए से बी ही लिखूंगा, क्योंकि छोटे वाला ए था, बड़े वाला बी था, तो लिमिट तक तो यही रहा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की अब वैल्यू लिखी जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो जरा इसको भी देख लिया जाए, आसान है ये। देखो बच्चों, तो इसको अगर मैं लिखूं यहां से, तो मेरी वैल्यू आ रही है v बराबर e लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू dr का इंटीग्रेशन cos 0 बन हो गया a से b। तो बच्चों dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, नेचुरल log x। तो यहां से v आ गया मेरा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेचुरल लॉग को ln लिखा जाता है ln r, लिमिट a से b। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखूं व्हाट इज अवर लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो बच्चों लैम्डा होता है q अपॉन l, ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो v हो गया मेरा q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, लैम्डा को लिखा ना q अपॉन l, ब्रैकेट में क्या आया ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट। तो बच्चों एक फॉर्मूला है, नॉन मैथ के बच्चे थोड़ा ध्यान दें, या तो फिर आप लोग मेरा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक, तो उसको थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो उस वीडियो में आपको मिलेगा कि log a माइनस log b अगर होता तो वो log जो माइनस में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। कहने का मतलब इस क्यू को पहले मैं नीचे लिख लेता हूं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ये जो माइनस में होता है ये नीचे आ जाता है, मतलब नेचुरल लॉग b अपॉन a। तो log a माइनस log b विल बी log a अपॉन b, तो log b माइनस log a विल बी log b अपॉन a, ये एक फॉर्मूला है लॉग का। तो अब अगर मैं यहां से लिखूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर C इक्वल्स टू Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो Q कितना है बच्चों यहां पर अगर मैं पुट करूं तो ये मुझे मिलेगा C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L
अपॉन नेचुरल लॉग बी अपॉन ए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 B अपॉन ए। तो अगर न्यूमेरिकल में, हालांकि ये कम इस्तेमाल होता है थोड़ा, तो अगर हमें नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे इसको, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाले पेयर्ड प्लेट कैपेसिटर्स के। कैपेसिटेंस में हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज देखी, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इन कैपेसिटर की वैल्यूज में लास्ट के जो दो डेरिवेशन हुए सिलेंडर और स्फीयर, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, सीबीएसई में वेटेज कम है, हालांकि ये दोनों क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई रिलेटेड डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और इसमें अगर आपको कोई टर्म दोबारा एक्सप्लेन आपको पूछनी है तो आप लोग बता सकते हो। मेरी अगली क्लास जो होगी वो सीरीज पैरेलल कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर की होगी। ठीक, और वहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।